तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी तक हम लोग कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। मतलब एक ए पी है जिसमें कितने टर्म है, 50 टर्म है। कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। टोटल टर्म्स कितने हैं, 50। मीन्स इट हैज़ गिवन ऑलरेडी, मीन्स n इक्वल टू 50। ओके, n is equal to 50, of which third term is 12. Third term means a3 is equal to 12, is equal to 12, and the last term is 106. Last term is what? Last term is an, as we have already studied about the last term. So last term will be an. Okay, so last term, and last term is here explained, 106. 106. Okay, so we will have to find out 29th term, means we will have to find out a29 means 29th term. So we will follow Arya method. Here is a only 50 term, means this n is equal to 50. So we can write here a50 is equal to 106, is 106. Okay, so a3 is equal to a plus, we can write here, you can say 2d is equal to how much, 12, or a equal to 12 minus 2d, we can write here. Think about this, is the equation 1 for few minutes. Then after we will come on this point. A50 is equal to how much, means a plus 49d is equal to 106. ओके 6। अब इसको हम लोग इक्वेशन 2 रख लेते हैं। पहले वाले तो लिखेंगे we put the value of a in equation 2। कोई कोई क्या करता है कि इसको इक्वेशन में होता है ए को रिड्यूस कर देता है, फिर वहाँ से डी निकाल लेता है। वो भी एक तरीका है, वो भी एक मेथड है। उस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम इसमें से एक बार उस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम उस मेथड से मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 को। अब आते हैं इस पर। तो हमारे पास क्या मिलता है, ए की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 2d। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 12 माइनस 2d और प्लस 49d इज इक्वल टू 106। 2d 49d, it will become 47d. We will transport 12 right side, means 47d is equal to 106 minus 12. It will be 4 and 9. 47d is equal to 94. Then d equal to 2. d equal to 2. Got it? Then फिर लिखेंगे हम लोग क्या, we will put the value of a in equation first। हमारे पास क्या है, a is equal to 12 minus 2d, means 12 minus 2 into a is equal to d की वैल्यू कितनी है, 2, 2 2 जा 4, means it will be 12 minus 2 2 जा 4 is equal to 8, means value of the a is 8. Value of the a is 8. Okay, so now we will have to find out a 29th, means 19th term. We can write here a 29th equal to a plus 28d. So a is 8 and d is 2. So 8 plus 28 into 2, it will become 56, it will be 8, 64. Value of a 29 means 19th term जो होगा वो 64 होगा। क्या होगा, 64 होगा। बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप लोगों को है, कहता इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड टर्म मीन्स A3 and ninth term means A9 are respectively how much? 4 and -8. 4 and -8. Okay. Which term of this AP is 0? Means AN is equal to 0. लेट कर लेते हैं AN is equal to 0. मीन कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक है जी, हमने इसको क्या मान लिया, लेट कर लिया 0। अब मैंने आपको बोला था कि एक मेथड वो था, एक दूसरा मेथड जो इक्वेशन बना करते हैं ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। एक बार मेथड से मैं उस मेथड से मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। लिखिए आपको A3 को लिख सकता हूँ मैं इजीली A + 2D इज इक्वल टू 4 और A + 2D इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। A9 इज इक्वल टू A + 8D इज इक्वल टू -8 और A + 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2। लिखें क्या, वी ऐड, सॉरी ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिला, A + 2D इज इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में है, A + 8D, A + 8D इज इक्वल टू -8। ठीक है, हमें करना क्या है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 से 2 को माइनस करता हूँ तो -6D होता है और 8 4 कितना 12 होता है, 12 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, काट देते हैं, 6 2 12। पास समझ में आप लोगों को। अब A की बारी है, अब क्या लिखेंगे हम लोग कि नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट में रखें, सेकेंड में रखें, जिसमें आपका दिल करे उसमें आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को। अब हम आते हैं A + 2D, इक्वेशन क्या है, A + 2D इज इक्वल टू 4। हमने D की वैल्यू -2 निकाली है, तो A + 2 × -2 इज इक्वल टू 4। देन A, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो A - 4 इज इक्वल टू 4। इसको मैं ट्रांसपोर्ट उधर कर दे रहा हूँ, तो A इज इक्वल टू 4 + 4 कितना हो गया, 8। A की वैल्यू कितना मिल गई, 8 मिल गई। अब हमें निकालना है किसका है, ये चेक करना है 0 है कि नहीं है। अब आते हैं इधर, हमने क्या रखा है वैल्यू, हम जानते हैं फॉर्मूला AN = A + क्या होता है, N - 1 × D, यही होता है, यही होता है, इसके सिवा तो कुछ होता नहीं है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं, इधर आते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, AN। अब जरा गौर से देखें, हमारे पास N की वैल्यू कितनी है, 0 है। A की वैल्यू हमारे पास में क्या मिल चुका है, 8 प्लस N पता नहीं है, D की वैल्यू कितना है, -2। अब जरा एक बार फिर से देखें, आप 8 को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, कितना हो गया, -8 इज इक्वल टू N - 1 इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई है -2, इधर मैं कर देता हूँ इसे, N - 1 इज इक्वल टू -8/-2 प्लस कट गया, ये की वैल्यू कितनी है, 4। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 = 5। यानी कि इस सीरीज़ का 5th टर्म जो होगा वो 0 होगा, 5th टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, A3 था हमारे पास में, इसको इस फॉर्मेट में डाल दिया। इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने फिर क्या किया, उसके बाद मैंने एक चीज़ और किया, इस फॉर्मेट को बदला। फिर हमारे पास में A कितना दे रखा था, A9 दे रखा था, A9 को -8 था। फिर मैंने इसको एक इक्वेशन और बना दिया, एक इक्वेशन मैंने और बना दिया इसको। अब इसके बाद में क्या, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, क्या मिला, मुझे मिला है D मिल गया, यहाँ से D मिल गया। फिर मैंने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, मेरे क्या मिल गया, मुझे A की वैल्यू मिल गई। जब A की वैल्यू, अब हमारी मौका मिल गया कि हमारे पास A भी है और D भी है। जब A और D होता है तो हम कोई भी इक्वेशन की फॉर्मेशन बना सकते हैं और कोई भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इन AP। ओके, सो
कम टू द पॉइंट। अब कहता है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो n की वैल्यू 0 होगी। हमने एक पुराना फॉर्मूला लिखा, इसका 0 इक्वल टू क्या 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, वैल्यू पुटअप किया, n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। मीन्स फिफ्थ टर्म जो होगा एग्जैक्टली वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। बात समझ में आप लोगों को? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहता है कि किसी भी सीरीज का 17th टर्म किससे बराबर है। A17 इज इक्वल टू किसके बराबर, A10th। A10th से कितना वो बढ़ जा रहा है, बाई 7। अब हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉरी ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। हमारे पास क्या आता है, A17 की वैल्यू हम लिख सकते हैं A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। इन दोनों को हम ट्रांसपोर्ट इधर कर लेते हैं, तो A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल, 16D से 9D को घटाते हैं, 7D हो जाता है, 7D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों को, 1। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो अब क्वेश्चन में आगे पूछता क्या कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1। मिल गया आंसर। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। बात समझ में आप लोगों को? अब इस लॉजिक को आपको समझना हो। कहता है कि A17th जो टर्म है वो किसके बराबर होगा, जब A10th टर्म में 7 को जोड़ते हैं। बात समझिए आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 132, क्वेश्चन ध्यान समझे, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP, टर्म मीन्स क्या, n, कौन सा टर्म है, मीन्स हमें n निकालना होगा। विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54 टर्म से 132 को अगर ज़्यादा किया जाए और जो टर्म बनेगा तो वो टर्म इस सीरीज का कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 54 टर्म निकालते हैं। हमारे पास में A दे रखा है, A की वैल्यू हमारे पास में है 3, D की वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, और हमें n दे रखा है 54। तो हमें क्या निकालना है, A54 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A54 दिया नहीं है, हमारे पास में A अवेलेबल है 3 प्लस A54 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है। अब हमारे पास क्या मिलता है, ये हो गया 3 प्लस 4 माइनस कितना 53 हो गया, 53 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 40, 40 और 2 42, ये कितना हो गया 3, 4 और 3 7, यानी कि 4 2 7। ठीक है जी, यानी कि A54 इज इक्वल टू 4 2 7। ओके, वंस मोर A3 हमारे बुक में दे रखा है, हमारा A2 15 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें D निकालने क्या करते हैं, A2 माइनस A1, 15 माइनस 3, ओ सॉरी ब्लंडर मिस्टेक। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 के बारे में। 11 क्वेश्चन में क्या है, ए दे रखा है इसने 3, डी निकालना हमें
क्या निकालते हैं हम लोग, A2 माइनस A1, कितना वैल्यू A2 की दे रखा है, 15 दे रखा है, 15 माइनस 3 करते हैं तो इसकी वैल्यू कितने आ गई, 12 आ गई। अब पूछ रहा है क्या कि A54, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें A54 निकालना है, मीन्स एन हमारे पास दे रखा है कितना है, 54 है, ठीक है। तो एन हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एन इज इक्वल टू हाउ मच, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन हमारे पास का A54 निकालना है हमें, तो मैं इसको 54 से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये 54 से मैंने इंडिकेट किया, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है हमारे पास में, 3 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 54 है, माइनस 1 कर लिया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट तो ये हमारे पास में शॉर्ट टर्म में मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो गया ये 530 प्लस 106, ये कितना हो गया 63516। इसमें कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये मिटा देता हूँ। हम ऐड करना तो कितना हो गया 6 3 और ये 9 हो गया, कितना हो गया 6 3 और 9 हो गया। बात समझ में आया वो, मैंने ऐसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है जी, 5 2 जा 10 होता है, 10 और 3 13 हो गया, 13 का 3 लिख लिया, 1 कैरी किया, 5 1 जा 5 1 6, ओके गुड। 3 को ऐड किया आपने, इसमें हो गया 3 6 3 9 6 एंड 39, क्या आया A54 है, ओके। अब कहता है क्वेश्चन में, अगेन हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम इसमें यानी कि A54 में मीन्स A54 प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि A54 प्लस हाउ मच 132 इज इक्वल टू AN। फिर से पूछ रहा है कि अगर A54 में 132 जोड़ दूं, अब वो जो बनेगा वो कौन सा टर्म बनेगा। हम फिर से आ जाते हैं यहां पर, 639 प्लस 132, अभी कितना बार होता है, 9 2 11 1 3 3 6 1 7 6 1 7 7 7 1 AN। अब AN जो n की वैल्यू क्या होगी जब वो टर्म की वैल्यू 771 है, 771 है। आते हैं फिर से सवाल पे हम लोग दोबारा। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था इंक्लूडेड, तो पहले हमने क्या निकाले, A54 निकाला। अब पूछ रहा है सवाल में दोबारा कि भाई A54 में अगर 132 बढ़ा दिया जाए, जो नया टर्म बनेगा वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो जो नया टर्म बन रहा है वो 771 बन रहा है, तो अब कौन सा टर्म बनेगा, अब उस पर आते हैं। हम जानते हैं, मान लीजिए मुझे नहीं पता है AN कौन सा टर्म बना, फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता है हम लोग को। इसकी वैल्यू तो दे रखा है 771 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमारे पास में 3 प्लस N हमें नहीं पता है, D हमें पता है ऑलरेडी, कितना आया है मेरा 12, ये आ गया 12। अब 3 को इधर ले आता हूँ, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12 होता है, ठीक है जी। इसको 3 रिड्यूस करता हूँ तो मेरे पास में था 7 6 8, ओके, डिवाइडेड बाई 12 N माइनस 1, ओके। 12 6 जा 72, 12 4 जा 64 is equal to N minus 1. I will transport minus 1 here. 64 plus 1 is equal to N. Means N is equal to 65. 65, the 65th term of this AP will be equal to 771. Got it? Any doubt? Any confusion? Okay? बात समझिए, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था। पहले कह रहा क्या कि पहले आप A54 टर्म निकालें, 54 टर्म आपने निकाल लिया। अब कह रहा है कि अगर 54 टर्म जो आया, अगर उसमें मैं 132 को ऐड कर दूं तो अब कौन सा टर्म बनेगा। तो फिर हमारे पास एक नया नंबर मिलता है, AN कितना 771। अब हमें निकालना है N कौन सा टर्म होगा, इसके लिए मैंने निकाला तो 65th टर्म हो रहा है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, 65। थैंक यू। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हो चुका, 12 की तरफ। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब कि 2 AP है। मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूं कुछ देर के लिए A1, ये कुछ देर के लिए मैं A1, ये मैंने A2 लिखा, A3 लिखा, डॉट डॉट डॉट।
और दूसरा मैं जो AP बना रहा हूँ वो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि वो बनता है मेरा B1। कुछ देर के लिए मैं मानो डिफरेंट करने के लिए मैंने B1 रख रहा हूँ, होता नहीं एग्जैक्टली। B1, B2, B3, B4 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब कहता क्या है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, तो A1 है। इसका D क्या है, मैं कुछ देर के लिए D ही रख लेता हूं, ठीक है। अब इसका क्या करता है, फर्स्ट टर्म कितना है, B है, इसका भी D क्या है, D है। अभी तक नहीं समझा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मतलब इसका 100 टर्म निकालें पहले। तो हमारे पास 100 टर्म क्या होगा, A 100 लिखूंगा तो क्या होगा भाई, तो A प्लस 99D, यही तो होगा। इसका 100 टर्म क्या होगा भाई, A इक्वल टू मैं निकाला है ना, तो इसका मैं निकालूंगा तो इसको A इक्वल A इसका 100 निकाल रहा हूं कुछ देर के लिए। तो मतलब क्या बनता है कि इसका तो फर्स्ट टर्म क्या है, मेरा B है, B1 या B जो समझ लें आप लोग, प्लस n-1 यानी कि 99 इंटू D, इसका ये होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। ये A इसलिए कहा था कि ये A टर्म, लास्ट टर्म के लिए मैंने A लिखा है, अदरवाइज मैं यहां लिख सकता था ये B100 मैं लिख सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोलता क्या है कि इन दोनों लोग का डिफरेंस जो है वो 100 है, क्या है, 100 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़े से स्टेटमेंट यहां से ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंस टर्म है इज 100, देयरफॉर अब क्या होगा, A प्लस 99D, कुछ देर के लिए A1 रखा हूं मैंने, A1 रखा हूं, और माइनस करना है किसको, इसको, मीन्स B1 प्लस 99D इज इक्वल टू कितना है, 100 है। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में होता है माइनस 99D। अब जरा गौर से देखें, ये प्लस और माइनस है तो इक्वल हैं, तो ये हट जाएंगे। मतलब हमें क्या मिलता है कि A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100। बात समझ में आप लोगों को, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 आ गया। तो अब सवाल क्या कहता है, अब मुद्दे की बात पे आता है, कहता है कि इनके 1000 टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या आएंगे, इनके 1000 टर्म्स के डिफरेंट क्या आएंगे। तो इसका 1000 टर्म्स क्या बनेगा, A1000 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, A प्लस 999D, उसका क्या बनेगा, B1000, यही होगा ना, इज इक्वल टू क्या होगा, B, A11 रख लेता हूं, प्लस 99 और ये कितना हो गया जी, 9, और ये D हो गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, अब चलिए मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, यहां से सब्सट्रैक्ट किया, माइनस 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 कर दिया, ठीक है जी। अब आते हैं, ये मेरे पास क्या मिलता है, A1000 माइनस B1000, ठीक है जी। ये डिफरेंस मैंने निकाला है, इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, ये क्या निकाला हमारे पास में है कि A100 माइनस B100 इज इक्वल टू हाउ मच, A1 माइनस B1 इक्वल टू 100 आया है। इनका डिफरेंस किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो अब इसका डिफरेंट किसके बराबर होगा, तो ये माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे साहब, तो यहां पर क्या मिलता है, A1 माइनस B1, A1 माइनस B1। अब कुछ देर के लिए मैंने इसे इक्वेशन 1 बना लिया था, इतने दूर को मैंने इक्वेशन 1 रख लिया था। ये आप लोगों को समझने के लिए मैंने बताया है कि इसके भी 100 टर्म, इसके 100 टर्म के डिफरेंस क्या आते हैं, 100 आते हैं। अब मेरे पास में आता है 1000 टर्म्स के लिए, तो अब मेरे पास में किसके बराबर है, इसके बराबर, तो मैं लिख सकता हूं A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू, ये भी 100 होगा, बाय इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि ये भी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, A1 और B1 के बराबर है। यहां भी वैल्यू किसके बराबर, A1 B1 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ये भी किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। हाँ, थोड़े से सवाल आप लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया,
लेकिन ये रियलिटी ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, तो आपको इसको फॉलो करना होगा। अदरवाइज मैं तो एक लाइन में कह सकता हूं कि जब किसी भी दोस्त अगर सीरीज हो और उनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं तो उनके सारे टर्म्स, चाहे आप पहला टर्म्स ले लें या उसके आप 1000 टर्म्स ले या 100 टर्म्स ले, उनके बीच भी वही डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, कोई अंतर नहीं होगा। बात समझ में आप लोगों को? चाहे कोई भी हो, मैं एक ही बार में कह सकता था 100, लेकिन ये क्यों 100 आएगा या क्यों इक्वल होगा, इस बात को मैं समझाने के लिए आप लोगों को मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझाया आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा और अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, अब 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 100 से होती है। एंड कहां पे होती है? 999 पे होती है। ठीक है, हमें पता है 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होती है? 100 से, और एंड कहां पे होती है? 999 पे। तो 7 से डिविजिबल, तो 7 से डिविजिबल पहला टर्म्स कौन सा होगा? 105। आप डिवाइड करके देखें, 7 से 14 7 जा 98 होता है, और 15 7 जा 105 होता है, तो 98 तो 3 डिजिट होगा ही नहीं। अगला आएगा 15 7 जा 105, तो मतलब कि पहला डिविजिबल जो होगा 7 से 105 होगा। अब ध्यान रहे, सबको 7 से ही डिवाइड होना, मतलब क्या होता है? एक तरह से जो जिससे डिविजिबल होता है वो उसका मल्टीपल भी होता है। ठीक है, तो मतलब उतना ही का डिफरेंस हर बार, उतना ही का डिफरेंस हर बार। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 7 14 21 28, जरा देखें ये सबसे 7 से डिविजिबल है, ये इनमें सबसे 7 से डिवाइड किया, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितनी है? 7 7 7। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? ठीक है, तो उसी तरीके से तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से यहां पर आते हैं तो एक सीरीज, अगर छोटा मोटा हम सीरीज बना लेते हैं तो 105 होगा, तो अगला क्या होगा? 1112 होगा, अगला क्या होगा? 119 होगा, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट। अब यहां की बारी है, यहां कौन सा डिविजिबिलिटी होगी? तो अब जरा गौर से देखें, तो अगर 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं, याद करें आप लोग, 12 7 जा 840, 13 7 जा 901, 14 7 जा 980, 15 7 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 147 जा अगर मल्टीप्लाई करे तो 7 अगर देखता हूं तो हो गया 980 ना, और जा सकता है 15 16 7 जा, तो कितने टाइम ले सकते हैं? चलिए इसको डिवाइड ही करके ट्राई कर लेते हैं। 999 डिवाइड 7 7 वन टाइम, हाउ मच? 9 से 7 माइनस किया मैंने, कितना गया? 2 आ गया। ठीक है जी, अब ये 9 आया, ठीक है जी, ये 1 और 9, 7 2 जा 14, 14 रिमाइंडर क्या आ गया? 5। मीन्स इसमें हम लोग 5 रिड्यूस कर लेते हैं, यानी कि 994, नंबर इज 994, 994 मीन्स लास्ट डिजिट क्या हो गया? 99, हमारे पास 4 हो गया। अब क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी, मतलब कि n कितना होगा, यानी कि 994 का बेचारे का पोजीशन क्या होगी, हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? n फाइंड आउट करना। हमारे पास क्या क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू ऑलरेडी 7 है, और an इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 994, और n की वैल्यू हमारे पास में क्वेश्चन मार्क है। हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ये मेरा d है। इसको ट्रांसपोर्ट इधर कर लेता हूँ मैं, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 7, ये हो गया आपका 988 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया आपका 1 और ये 7, 127 इक्वल टू n माइनस 1, और n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 मीन्स 128। यानी कि जो 3 डिजिट नंबर हैं
7 से डिविजिबल हैं उनकी संख्या कितनी है? 128 है। कितने हैं? 128 है। 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं और वो 3 डिजिट में है। कितने डिजिट? 3 डिजिट में है एटलीस्ट। चलिए बात समझ। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले हम जानते हैं कि 100 और 99 ये सबसे मिनिमम है, मैक्सिमम 3 डिजिट। अब इसके बाद में क्या करते हैं, मैंने इसको निकालने के क्या किया कि इसके अगर मैं 14 टाइम में लेके जाता हूं तो 14 7 जार 98 होता है। तो अब हमारे पास क्या मिलता है कि कम हो जा रहा है। एक और आगे बढ़ता हूं तो 15 टाइम में 105 होता है, तो मैंने 105 रख लिया यहाँ पर। अब 7 डिफरेंस होता है, तो सारे एक सीरीज मैंने बनाया। अब इसमें मैंने चेक किया, इसको मैंने डिवाइड किया। आप लोग पहले देखे भी हम लोग, तो कितना 994 वो डिविजिबल है और 5 रिमाइंडर बच रहा था, इससे मैंने 5 को रिड्यूस कर दिया, 994 बना लिया। अब हमारे पास में सारा यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, हमने ईजिली निकाल लिया 128 विल बी द एग्जैक्टली एंड। ओके, कोई डाउट? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 लेस बिटवीन 10 to 250। अब 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से डिविजिबल या 4 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सीधी सीधी बात है, हम सिमिलर पहले वाला अपना प्रोसेस पर जाएंगे और कोशिश करते हैं जानने के लिए कि इनके बीच अगर 4 से 4 2 8 होता है तो ये तो 1 डिजिट में आ गया, हमें 2 डिजिट, पहला डिजिट क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? 248 होगा। सीधी सीधी बात है, मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे। 4 6 जा एंड 4 2 जा। ओके, तो अब डिफरेंस क्या होगा? जैसे पहले वो 7 से डिविजिबल था, ये 4 का मल्टीपल है, मतलब क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 4 4 4 4। अब जरा देखिए 12 के बाद में अगला डिजिट में रख रहा हूं 16। देखिए ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 4 4 जा 16। अगला रख रहा हूं मैं मान लीजिए 20, 4 5 जा 20। सिमिलरली ये सब आ जाएंगे। अब पूछा कितने नंबर, तो सिमिलरली इसको भी हम वही काम करेंगे। a इक्वल टू ये, d इज इक्वल टू 4 और हमारे पास में an अवेलेबल है 248 और n की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम निकाल सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास में n की वैल्यू 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n नहीं पता हमें और d की वैल्यू हमारे पास पता है, तो हम लिख सकते हैं 4। अब 12 को इधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 4 हो गया। ये आपका हो गया 236 हो गया। 8 से 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 6 हो जाता है, 4 से 1 को किया 3 हो गया। ठीक है जी, इसके नीचे मैंने क्या किया 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, ये 4 से कट गया, 4 5 जा और 4 9 जा 59। ठीक है, अब मेरे पास क्या मिलता है n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, देन n इज इक्वल टू 59 और प्लस 1 इज इक्वल टू 60। कितने ऐसा डिजिट हो सकते हैं? 60 डिजिट। कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को? चलिए, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। फिर समझिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उससे डिविजिबल था, इस क्वेश्चन में क्या है? उसका मल्टीपल है। पहला डिविजिबल और दूसरा क्या कहता है? मैं मल्टीपल हूं। तो डिविजिबल मल्टीपल दोनों टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n। पहले ही सवाल कह रहा है, ये सवाल तो कभी कभी बाद में पूछते हैं, पहले कुछ बताया जाता है, लेकिन इसमें तो पहले ही सवाल कह रहा है कि n की क्या वैल्यू होगी। अब आगे पढ़ते हैं। आर द n सम ऑफ 2's AP इज इक्वल। कौन सा टर्म होगा जो दोनों AP के लिए इक्वल होंगे? बात समझ में आई आप लोग क्या कहना चाह रहा है? ऐसा कौन सा टर्म होगा जो दोनों के लिए AP के लिए इक्वल होंगे? थोड़ा पानी नहीं है। तो मैंने क्या आप लोगों को बोला कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो दोनों AP के लिए इक्वल। पहले हमने AP के लिए क्या था? कॉमन डिफरेंस इक्वल था।
अब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इस एपी का भी वो टर्म सेम वैल्यू होगी और एक दूसरा एपी है उसकी भी सेम वैल्यू होगी, दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला दे रखा है कि एपी दे रखा है कि एपी का पहला का ए की वैल्यू कितनी है, 63 है, इसकी डी की वैल्यू कितनी है निकालना होगा हमें, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2 और कुछ भी नहीं दिया है, ये इन्फिनिट टर्म है। अब दूसरा एपी की ए की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है। अब इसका भी डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 ये वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब दोनों, अब मान लीजिए कि वो टर्म क्या है, एन टर्म है भाई, मैंने मान लिया कि एन टर्म क्या है, दोनों लोगों का इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से मैं रखता हूं, ये कितना हो गया 63 प्लस एन माइनस 1, ठीक है जी। अब एन तो पता नहीं, डी तो पता है 2, ओके। इसकी तरफ आते हैं, अब ये भी लिखूंगा मैं, मान लीजिए इसका भी एन निकालता हूं मैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, मैंने 7 लिख दिया, क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा क्या कि ये एन और ये एन, मैंने एन को माना कि इक्वल है। अब लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए nth term of both AP are equal. Therefore, नहीं अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, लेट मान लिया मैंने। अब मेरे पास क्या दिखाता है, ए नहीं 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 7। मैंने ए एन की वैल्यू लेट कर ली कि मान ली इसका भी ए एन टर्म, इसका भी ए एन टर्म, दोनों का ए एन टर्म क्या था, इक्वल था। पूछ रहा है कौन सा इक्वल होगा, तो एन को ही हमें इक्वल करना पड़ेगा। अब चलते हैं, 3 को इधर ट्रांसपोर्ट कर लेता हूँ और इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर पूरा लेकर चला जाता हूँ। तो 63 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 7n माइनस 7, इसको ट्रांसपोर्ट किया माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, तो माइनस मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 इंटू 2, और मैं इसको लिख सकता हूँ 7n माइनस 7 माइनस, ध्यान रहे ये माइनस हुआ तो ये मल्टीप्लाई इधर से आया था, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा ले रहा हूँ, ये हो गया 2n माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर कितना आ गया आपका 60 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस 7 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 5 हो गया। अब मैं इसको आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ रिमेन चीज़ को, 60 इक्वल टू 7n और 2n को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, ये 5n, यहाँ का 7 और 2 ये भी कितना हो गया -5, इसको मैंने इधर ट्रांसपोर्ट किया, 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n और n इज इक्वल टू हाउ मच 65 अपॉन हाउ मच 5, 13। मीन्स इसके भी 13 टर्म और इसके भी 13 टर्म, दोनों का 13 टर्म इक्वल होंगे, दोनों का 30 टर्म क्या हो गए, इक्वल होंगे। अब जरा एक बार हम चेक कर सकते हैं क्या होते हैं या नहीं होते हैं, क्या हमारा आंसर सही है या हमारा आंसर गलत है, ठीक है। अब इस सीरीज के ले रहा हूं, पहले सीरीज के ले रहा हूं, मैं यहां निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यहां मैं निकाल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं A13 मीन्स क्या होता है हमारे पास में, ए की वैल्यू कितना 63 दे रखा है, 63 मैंने लिखा है, प्लस A13 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, A प्लस 12D ही तो लिखते हैं, A13 इक्वल टू होता है हमारा A प्लस 12D होता है, और तो कुछ होता नहीं है। अब जरा गौर से देखें, 63 हो गया, 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी लाया हमें, मैं 2 लाया हूँ, 24 हो गया, 63 प्लस 24, 4 3 4 7 और 6 2 8 87। मीन्स इस टर्म का, इस सीरीज का जो 13 टर्म है वो 87 हुआ। अब इसकी बारी है, इसको मैं चेक करता हूँ। अब इसके यहां नहीं, मैं इसको इधर चेक कर लेता हूं। अब इसके लिए मैं क्या लिखता हूं भाई, A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। इसका A कितना है 3 है, इसका D कितना है 7 है। अब A13 इज इक्वल टू 3 प्लस
84 इज इक्वल टू 87। अब जरा देखें, यहाँ भी 87 आ रहा है और यहाँ भी 87 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि हमने जो आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यही तरीके को अपनाते हैं जो हमारे सबसे आसान और इजी मेथड है, बिल्कुल ही बेसिक है। सबसे पहले इस सीरीज का ए निकालिए, डी निकालिए, आप इसका ए एन निकालिए, ये मेरा ए एन मिल गया, इसका भी ए निकाला, डी निकाला, इसका भी ए एन निकालिए मैंने। अब कर दोनों का ए एन क्या इक्वल होना चाहिए, वो टर्म पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। करने के बाद में हमारे पास में एन की वैल्यू आ गई 13, सिंपल सी बात है, आंसर हो गया। अब चेक करना है तो आप रफ में इनको आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अब क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड बाई 5 टर्म बाई 12। ये कुछ थोड़ा सा इधर की तरफ है, लेकिन हम 16 की तरफ चलते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। Third term means what? A3. Third term is A3. Third term is 16. Okay? So, और दूसरा क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, is 16 and the seventh term means A seventh term exceed the fifth term by 12 means A5 plus 12। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप लोग क्वेश्चन है, मतलब कि A3 मतलब कि A का जो थर्ड टर्म है, कहा जाए एक सीरीज है, उस सीरीज का थर्ड टर्म A3, एंडेस हम कहते हैं, वैसे मैं A3 कह रहा हूं। A3 इज इक्वल टू 16 दे रखा है और A7 कह रहा है कि A7 जो होगा, जो A फिफ्थ टर्म होगा, एग्जैक्टली जो आप फिफ्थ टर्म निकालेंगे उसमें 12 जोड़ेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं इजिली, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। अब हम यहाँ से इसको सिंपल से एक इक्वेशन मेथड पे नहीं, हम उसको उस मेथड चले जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, नहीं A इज इक्वल टू 16 माइनस 2D कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अच्छा, अब कुछ देर के लिए से ही इक्वेशन में बना रख लेता हूँ, सॉरी इक्वेशन नहीं बना सकता इस समय। इसको इक्वेशन में ऐसे रख लीजिए, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन वन रख लीजिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए। और लिख सकते हैं यहाँ पर आपकी A इक्वल टू 16 माइनस 2D। ओके, अब क्वेश्चन में इस पे आते हैं, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, तो A7 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 6D इक्वल टू A5 A प्लस 4D प्लस 12। अब A को इन दोनों लोग उठा के मैं इधर कर देता हूं, मेरा क्या मिलता है, A माइनस A प्लस 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से कैंसिल, 6D में से 4D को मैंने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 2D आ गया, इज इक्वल टू 12, और D इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। D इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। अब A की वैल्यू यहां हम निकाल सकते हैं, लिखेंगे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। हमारा इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2D 16, D की वैल्यू कितना है, 6 आया है, तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो A is equal to how much, 16 minus 6 to the 12, value will be 4, how much, it will be 4, how much, it will be 4, okay. So we have already 6 and now A is 4, so what we have to found, A7 simple, the A7 is equal to A plus 6D. If it is asking, question is asking about the A5, then we can find both of, firstly we will get the value of the A7, ठीक है।
हम लोग निकालेंगे सबसे पहले A7 की। तो A की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, A की वैल्यू हमारे पास में मिल रहा है 4 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू हमारे पास में 6 है, 6 6 जा 36 और ये 4 हो गया, कितना हो गया आप लोग का 40 हो गया, कितना हुआ 40 हो गया। बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। अब बात करते हैं, अगर A5 निकालना पड़े तो हम A5 भी निकाल लेंगे इजीली। क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे और A की वैल्यू हमारे पास में दे रखा है ऑलरेडी 4, हमारे पास में 4 दे रखा है, 4 इंटू D की वैल्यू 6 जो हमने निकाला अभी, 6 हो जा 24, 24 एंड 4 प्लस 24 इक्वल टू 28। अब जो पूछ रहे हैं आप निकाल सकते हैं। अब जरा गौर से देखें, क्या A7 A5 में 12 ऐड करने के बाद आता है या नहीं आता। अगर आ जाता है तब तो मेरा आंसर सही है, अदरवाइज गलत। लेट्स चेक इट। A5 इक्वल टू 28 एंड प्लस हाउ मच 12, सॉरी 12, ये A7 आ रहा है नहीं आ रहा है, इक्वल टू 40, इक्वल टू 40, दोनों इक्वल है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। फिर समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि A3 की वैल्यू 16 दे रखा है और एक कंडीशन दे रहा है कि जो A7 टर्म बन रहा है उसकी वैल्यू जो होगी A5 टर्म है उसमें अगर 12 आप ऐड करेंगे तो उसके बराबर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग खोल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 16, A प्लस 2D इक्वल टू 16, इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इस सिचुएशन पे आते हैं। A7 इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 लिख सकते हैं A प्लस 4D इक्वल टू 12। इस दोनों को मैंने ट्रांसपोर्ट इस साइड में कर दिया है, तो A कैंसिल हो गया, 60 माइनस 4D इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 12, D को मैंने डिवाइड किया इधर से 2 से, तो ये मिल गया 6। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 रख लें या कहीं भी इसमें से रख सकते हैं इजिली, इसमें से आपको निकल जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुटअप किया, A प्लस 2D 16, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 और A की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल लिया 4। अब इसने 7 पूछा, 7 निकाल दिया हमने, A5 पूछा, जस्टिफाई भी कर लिया हमने जस्टिफाई भी कर लिया। बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन? ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 17 के बारे में। 17 का फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 17 एंड 253। एक नया चीज है ये, अक्सर लोग गलती करते हैं इस सवालों में और कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें इसको। मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या कि सीरीज दो तरह से हो सकते हैं, एक एक्सेंडिंग ऑर्डर और एक दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत बढ़िया। जैसे मैंने क्या कहा, समझिए इस बात को। अब इसी सीरीज को मैं देखा, जो क्वेश्चन दे रखा है 3, 8, 13 डॉट 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 और यह 253। हम पहले निकाल लेते हैं डी क्या होता है इसका। हमारे पास में क्या निकलेगा, A इज इक्वल टू, इस सीरीज में एक्सेंडिंग ऑर्डर में क्या है 3, D इज इक्वल टू हाउ मच, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। हमारे पास D क्या मिल गया, यानी कि हमारे प्लस 5 हो रहा है। ध्यान रहे, एक्सेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, प्लस 5 हो रहा है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना मुझे, तो 253। अब क्या बढ़ते हुए था, अब घटते हुए होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, -5 करेंगे। तो अगर इस कितना हो गया 248, फिर -5 हम कर देते हैं तो 243, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ये होगा आपका 8 एंड 3। ये आपको अब सीरीज मिल गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। जब सवाल पूछे कि लास्ट से 20th टर्म निकालिए, तो इस तरह से निकालना बहुत मुश्किल है और टाइम भी ज्यादा लेगा। हम सीरीज को क्या कर सकते हैं कि रिवर्स कर देते हैं, एक्सेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो हम उसे एक्सेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। आई बात समझ आप लोगों को? तो मैंने इसको क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे आप लोग कि वी विल रिवर्स द सीरीज। हम क्या करते हैं, सीरीज को रिवर्स कर देते हैं। वी विल रिवर्स द सीरीज, हम सीरीज को रिवर्स कर देते हैं। अब मैंने सीरीज को तो रिवर्स कर दिया यहां से यहां तक। अब हमारे पास में अब तो ए चेंज हो गया। हमारे क्या चाहिए, हमें ए हमारे पास अवेलेबल है 253, डी हमारे पास अवेलेबल है -5। पूछ रहा है 20 टर्म, A20 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 19D। सिंपल, A प्लस 19D, सिंपल सिंपल। अब हमारे पास में
A20 निकाल रहे हैं, A की वैल्यू कितनी हमारे पास है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी -5, 253 माइनस 19 5 जा 95, 13 5 8 4 4 5 158, आंसर विल बी 158। बहुत आसान है। ऐसे क्या करता है, पहले हम सीरीज को नॉर्मल लिखते हैं, इसका हम लोग डी निकाल लेते हैं, इसका फिर हम क्या करते हैं सीरीज को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का साथ में हमारे पास में डी मिल जाता है इजीली, हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्सेंडिंग ऑर्डर में मोस्टली पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो निगेटिव हो जाता है। अगर एक्सेंडिंग ऑर्डर में अगर ये तरह का अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर उसको एक्सेंडिंग ऑर्डर में वो पॉजिटिव होता है, उल्टा हो जाता है मतलब डी। अगर पहले प्लस डी रहेगा तो जब रिवर्स करेंगे तो माइनस डी हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म, क्या होगा भाई? तो a प्लस, मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, A4 प्लस A8 इक्वल टू हाउ मच 24। क्या हम इसको ए भी लिख सकते हैं, A प्लस 3D और A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, या फिर 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, या फिर 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, या फिर A प्लस 5D इक्वल टू 12। क्वेश्चन इक्वेशन 1। अब आते हैं, फिर कहता है क्वेश्चन में कि 6th एंड 10th टर्म सेम लिखेंगे, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म। 6th टर्म मीन्स व्हाट, A6 प्लस A10th इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 44। So we can write here A plus how much D, ये 5D plus A plus 9D is equal to 44. 2A plus 9 5 14D is equal to 44, और 2 कॉमन A plus 7D is equal to 44 और A plus 7D is equal to 22। इक्वेशन 2। अब हम या तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे इजीली, हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यहाँ क्या आता है 12 माइनस 5D, और ये क्वेश्चन लिखेंगे नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 12 माइनस 5D इन इक्वेशन 2। इसको मैंने इक्वेशन 2 रखा है। अब हमारे पास क्या मिलता है, A7D, A की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 5D प्लस 7D इज इक्वल टू 22। 12 को ट्रांसपोर्ट उधर में कर लेता हूँ, 5 से 7 घटाते हैं, 2D इक्वल टू 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 210। ओके, देन D विल बी 5. D will be 5. Then A will be, how much A will be? A equal to 12 minus 5 into 2. 5 to the 10 means 2. A will be 2. तो कहता find the first 3 term of AP. First 3 term हमारे पास में A क्या मिल गया, हमारे पास में 2 मिला है, D कितना हमारे पास में 5 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है A, दूसरा टर्म क्या होगा A प्लस D होगा, तीसरा टर्म क्या होगा A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म क्या होगा भाई A प्लस 3D। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना? अब देखें फिर से, 2 तो ये हो गया, अगला में क्या होगा 2 और प्लस 5 करेंगे तो 5 टू कितना हो गया 7। अब 7 में हम 5 ऐड कर देते हैं 12, 12 में 5 ऐड कर देते हैं 17, ये आपका टर्म मिल गया 2 7 12 एंड 17। अब जब चेक करें D हर जगह 5 मिलेगा आपको उसमें,
ओके, बात समझ में आई। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर एक 4 टर्म और 8 टर्म की सीरीज को जोड़ते हैं तो 24 हो रहा है, 24 हो रहा है। इसको मैंने सॉल्व किया, a इक्वल टू 12 माइनस 5d निकाल लिया। दूसरा कह रहा है कि उसी सीरीज का a6 और a10, वही कह रहे हैं ना, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज, अब 6th एंड 10th टर्म क्या आता है 44 बराबर है। इसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला, क्या मिला मुझे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। अब कह रहा है कि अब मैंने क्या किया कि a की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रख दी, मैंने, मेरे पास क्या मिलता है, d की वैल्यू मिल गई 5। अब मैंने a की वैल्यू निकाल ली, यहां से मेरा 2 मिल गया। बाकी सीरीज आप लोगों के सामने है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। कब काम स्टार्ट किया? 1995। मान लीजिए ये बेचारे का A1 है। वे एनुअल सैलरी वाज ₹5000। इस समय क्या था उसका? 5000 सैलरी था। कितना था? 5000। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? अब पर ईयर मतलब 1996 में अगर गया, वो 1996 में जाता है तो क्या बनता है? A2 बनेगा। तो यहां से यहां तक इंक्रीमेंट कितनी हो रही है उसकी? He received an increment of ₹200 each year, मतलब कि 200 बढ़ गया यहाँ पर, तो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 5200। 1997 में कितना होगा भाई? A3। तो जरा गौर से देखें, 54000। अब आप लोगों को समझ में आया? अब क्या पूछ रहा है ये? इन विच ईयर डिड हीज इनकम रीच 7000। अब कहता है डॉट 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 डॉट, ये कौन से साल में या कितने साल में 7000 इसकी सैलरी हो जाएगी बढ़ते बढ़ते? तो हमारे पास सीरीज अवेलेबल है, हमारे पास सीरीज अवेलेबल है इजीली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप लोग इजीली कि सैलरी, सैलरी है ना, हाँ एनुअल सैलरी है, ऑफ सुब्बा राव was 5000 in 1995. He got ₹200 per year as an increment. Hence, his salary will be in shape of an AP. AP is, AP क्या है भाई? अब इसको आप लिख देंगे, इसको आप लोग लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि एनुअल सैलरी ऑफ द सुब्बा राव वाज ₹5000 in 1995. He got ₹200 per year as an increment. Hence, his salary will be in shape of an AP. 200 रुपये पर साल बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो वो क्या शेप लेता है? एक एपी का शेप लेता है। मैं लिख सकता हूं इजीली, देन एपी इज, आप ये लिख देंगे इजीली। अब हमें यहां से क्या मिलता है? ए की वैल्यू मिलता है 5000, डी मिल रहा है हमें 200। अब ए एन हमारे पास अवेलेबल है, एन कितना है? 7000। पूछ क्या रहा है? कौन से साल में होगा? मतलब क्या होता है भैया, कितने टर्म्स, एन हमें नहीं पता है। अब हम एन निकाल लेते हैं इजीली, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास में 5000 है, ओ सॉरी, ये तो 7000 है ना, ये 7000 होगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस 1, हमें पता ही नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है? 200। इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट करता हूँ, 7000 माइनस
5000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। ये हो गया आपका 2000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू n माइनस 1 10 टाइम में, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 मीन्स 11th ईयर। उसके 11th ईयर जैसे ही होगी उस समय में क्या होगा, उसका सैलरी पहुंच के 7000 हो जाएगा। बात समझ में आप लोगों को? इजीली थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग दीजिएगा ताकि एग्जामिनर या आपके टीचर खुश रहें। अदरवाइज आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो लैंग्वेज देना बहुत आसान होता है, आप आराम से दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन देख के लैंग्वेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा 11th ईयर में जैसे सुबह पहुंचेगा उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। बात समझ में आप लोगों को? लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है रामकली सेव ₹5 इन फर्स्ट वीक। क्या कर रखा है? हाँ हाँ, क्या कर रही है वो? इंक्रीज कर रही है। शी increases rupees पर वीक है ना? हाँ, कितना? इतना। पूछ रहा है क्या, सेविंग कब उसकी 20। अब इससे हमें क्या मतलब, हमें एक एपी मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। पहले वीक में कितना सेविंग किया है, ₹5। दूसरे वीक में कितनी सेविंग करेगी, 5 और 1 कितना होगा, ₹6.75। तीसरे वीक में सेविंग कितनी करेगी, 75 कितना हो गया, 750 850। ऐड करें ना, 550 7 7 14 115 1 कैरी ऑन 6 1 7 1 8 हो गया। ओके एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या मिलता है, ए मिल गया। अब पूछता है कब वो सेविंग कर पाई, कितना, 27.5 ₹27.5। कब तक वो, यानी किस हफ्ते में वो सेविंग कर पाएगी, इतना। बात समझ में आप लोगों को? अब आते हैं, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ₹5 है। डी की वैल्यू कितनी आई है, पर वीक जो सेविंग कर रही है 1.75। एन हमारे पास में दे रखा है 20.75। एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कहता है कौन सी वीक, एन क्या है, एक वीक समझ लें आपको, कौन सी वीक पूरा हो रहा है। अब एन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, नहीं दिया है 27.5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 1.75। ओके, अब इसको मैं इधर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 15 डायरेक्ट 20.75 माइनस हाउ मच 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। ओके, so it will become how much, 00, so 15.75 upon 1.75 is equal to n minus 1। okay, 15 ये 9 टाइम में कट जाएगा। देन n is equal to how much, 9 plus 1 equal to 10, यानी कि ये 10th वीक में जैसे पहुंचेगी उस समय उसकी सैलरी 20.75 मतलब ₹20.75 ₹20 और 75 पैसे हो जाएंगे। बात समझ में आप लोगों को? अब नेक्स्ट है हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या कि एपी क्या होता है,
और फिर हम लोगों ने ये जाना कि एपी से रिलेटेड एन निकालना हो, ए निकालना हो, डी निकालना हो, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि 5.1 और 5.2 में हमें इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में था। अब किसी भी एपी के सम के बारे में डिस्कस करेगा तो पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सम का फॉर्मूला बनता कैसे है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसके बाद में उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। जब क्वेश्चन एक बार ना समझ में आए तो एक बार दोबारा उसे वीडियो को रिमाइंड करें और उसे रिवीजन करें, और आप लोग रिवीजन करते रहे। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना आप लोग मैच्योर होंगे, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी आप लोग को दिक्कत होती है तो प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल इम्प्रूव माई क्लास, ओके। हाँ, वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आप लोग लाइक करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और इससे बेहतर से बेहतर मैं क्लास आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। टेक केयर योरसेल्फ।